एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का। उनसे खास बातचीत करेंगे न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल। थैंक यू जसप्रीत। भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद ज्योति कमल जी। न्यूज 18 का सारे ग्रुप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहां बुला के मान सम्मान दिया और सरकार का पक्ष रखने का मौका दिया। और उम्मीद करता हूं कि बहुत से सवाल ऐसे हैं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो थ्रू मीडिया मुझे पता चलते रहते हैं। न्यूज़ 18 उनमें से एक है कि बहुत बार मैंने न्यूज़ 18 के पंजाब हरियाणा हिमाचल का आपका चैनल है, वहाँ पे कई मुद्दे जब कुछ खबर देखकर मैं पता करता था कि ये कहाँ का है, मुझे नंबर दीजिए इनका, जो भी पीड़ित हैं। बहुत से इम्पैक्ट जो है आपकी खबरों का भी हुआ है, उसके लिए न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद। मान साहब, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। जब भी हम खबरें चलाते थे तो हमारे हमेशा जहन में ये रहता था कि मान साहब टीवी देख रहे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि किसी ना किसी चीज के ऊपर उनकी जरूर कमेंट्री आएगी, कोई ना कोई एक्शन वो इनिशिएट करेंगे। तो हमें हमेशा पता होता था कि आप न्यूज 18 देख रहे होंगे। 4 साल पहले जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो इसी जगह पर आपका सबसे पहला इंटरव्यू हमने किया था आपके साथ। 4 साल गुजर गए हैं, कैसी रही आपकी ये जर्नी? क्या क्या कर पाया आप? क्या लगता है आपको कि बहुत कुछ रह गया जो मेरे को करना है? कैसे देखते हैं आप पिछले 4 साल अपने? अगर देखें 4 साल काफी होते हैं, अगर ओवरऑल देखेंगे तो 4 साल कुछ भी नहीं होते। तो जब हमने ओथ ली खटखट कला में शहीद आजम भगत सिंह जी के गांव में, तो अकेला मैंने ओथ नहीं ली थी, वहां पे मेरे साथ मीडिया के थ्रू पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने भी ये ओथ ली थी कि हम मिलके पंजाब को ठीक करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी पंजाब के बारे में कुछ ऐसी बातें निकल के सामने नेगेटिव नैरेटिव बन गया था। ड्रग्स का भी था, और फौज में भर्ती होने के लिए हमारे पास लड़के नहीं मिल रहे थे जो फिजिकल टेस्ट पास कर सकें। करप्शन का बोलबाला था और इंडस्ट्री छोड़ के भाग गई थी। बच्चे हमारे आईलेट्स को डिग्री समझ बैठे थे, वो +1 +2 10वीं करके वो कनाडा अमेरिका की तरफ भाग रहे थे। बहुत चैलेंजेस थे और खजाना बिल्कुल खाली छोड़ के गए थे। तो हमने सबसे पहले आके काम शुरू किया, जैसे एक उजड़े हुए घर को दोबारा बसाना होता है, और मुझे उसका लानेदार बना दिया गया, मुझे मुखिया चुन लिया गया उस परिवार का। तो मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं सिर्फ विपक्ष तो वैसे दिए ही नहीं लोगों ने, तो मैं इधर उधर की बातें मत सुनूं, अपना काम करूं। तो जो मेरे दिमाग में था, मैं उससे पहले 17.5 साल की उम्र में भगवंत मान बन गया था। तो सीडीज, कैसेट्स, मूवीज जो आपने दिखाए हैं सीरियल्स में, वहां भी मैं पॉलिटिकल स्टायरी करता था। वहां भी जो समाज में कमियां थी, जो समाज की कमजोरियां थी, उन्हीं को मैं एक एंटरटेनमेंट का तड़का लगा के लोगों के सामने पेश करता। तो मैनिफेस्टो मेरे दिमाग में पहले ही था। तो काम शुरू किया। सबसे पहले कोल माइन चलाई झारखंड में, जहां पछवाड़ा कोल माइन है, पंजाब की कोल माइन है, बंद थी। वो जानबूझकर प्राइवेट से कोला लेते थे ताकि कमीशन मिल सके। तो कोल माइन चलाई, थर्मल प्लांट खरीदे, बिजली जो सरप्लस हुई, फिर बिजली फ्री की, फिर उसके बाद नहरों की तरफ आए। पंजाब सिर्फ 22% पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता था 16 मार्च 2022 तक, जिस दिन मैंने ओथ ली है। आज पंजाब 78% पानी इस्तेमाल कर रहा है नहरों का, जो कि पंजाब का ही हिस्सा है। पंजाब अपना हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, हालांकि हमारे स्टेट का नाम पानियों पर है, 5 आब 5 पानी। तो उसकी तरफ आए, फिर किसानों की फसलों का हिसाब किताब, फिर सेंटर से बातचीत करी कि भाई CCL तो हमें कैश क्रेडिट लिमिट हमें दो, पहले जमा कराओ, फिर आपको हम चावल देंगे। चावल हमारी खुराक नहीं है पंजाबियों की। 185 लाख मीट्रिक टन हम चावल नेशनल पूल में देते हैं, हालांकि वो हमारी खुराक नहीं है। 99% चावल हम देश को, आप समझो, एक्सपोर्ट करते हैं।
पानी उस चक्कर में हमारा धरती का जो ग्राउंड लेवल वाटर है बहुत नीचे चला गया। तो हमने कहा जी हमने तो अपनी धरती खराब कर ली, आप हमें 3-3 महीने 4-4 महीने पहले पैसे नहीं मिलते थे फसल बेचने के बाद किसान को, अब हम कैश क्रेडिट लिमिट जो है पहले लेते हैं। मैं आपको आपके चैनल के जरिए बता दूं, हमारा 31,000 करोड़ गेहूं का पहले पहुंच चुका है, अभी फसल कटनी शुरू नहीं हुई। तो ऐसे ऐसे करके भ्रष्टाचार में बहुत लीकेज थी, वो लीकेज बंद की, पैसा खजाने की तरफ आया, और सब कुछ करते करते फिर इजी रजिस्ट्रियां, एआई आ गया इन द मीन टाइम। हमने बहुत से डिपार्टमेंट को एआई के जरिए जोड़ दिया, सड़कों का काम शुरू हुआ, नौकरियां देने का काम शुरू हुआ मेरिट पे। अभी इस वक्त तक जब तक हम इंटरव्यू कर रहे हैं 65,264 नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं। 1 रुपया भी रिश्वत अगर साबित कर दो कि 1 रुपया इस बच्चे को, जब बच्ची को रिश्वत देनी पड़ी या किसी एमएलए की सिफारिश फरमाइश या क्या कहते हैं कि उसके रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं है। मेरिट पे एक घर में 3-3 नौकरियां भी मिली हैं, एक बच्चे को 3-3 नौकरियां भी मिली हैं। पहले वो पटवारी बन गया, फिर उसने एसडीओ का पेपर क्लियर कर लिया, फिर वो डीएसपी बन गया। मतलब अब मौके ही मौके मिल रहे हैं। मुझे लगता है 4 साल में गाड़ी जो है, जो पटड़ी से उतर चुकी थी, वो पटड़ी पे भी आ गई और उसकी स्पीड भी थोड़ी अब नजर आने लगी है। अब इस स्पीड को और बढ़ाना है। पंजाब को हमेशा माना जाता था कि यहाँ का जो वाटर टेबल है, जो पानी का स्तर है, वो नीचे जाता जा रहा है, लेकिन अब पता लगा कि पानी का स्तर कुछ जगहों पर ऊपर भी जाना शुरू हो गया। जिस तरीके से यहाँ पर कैनाल 57% हमारा जो कुएं हैं उनका लेवल 0 से 4 मीटर तक ऊपर आ गया, क्योंकि हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया नहरों का पानी। हमने 11,000 क्यूसेक पानी, नए जो खाले बनाए हैं, कई हजार किलोमीटर हमने नए पाइपलाइन बिछा दी। जब पुरानी जो कस्सियां बोलते हैं पंजाबी में, वो बंद पड़ी थी, उनको चला दिया। 11,000 क्यूसेक पानी हमने पंजाब की जमीन, पंजाब के खेतों तक पहुंचा दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि इतना पानी ही भाखड़ा नहर में जाता है। हमने एक भाखड़ा नहर पंजाब के खेतों में बिछा दी है, समझ लो। तो इससे वाटर लेवल की थोड़ी कमी हो गई, निकालने में कमी, रेट जो है ट्यूबवेल कम चले तो हमारा वाटर लेवल ऊपर आ गया। आने वाली पीढ़ियों को कुछ बता सकेंगे कि हमने भी कोई काम किया था। आप पंजाब के तो रहने वाले होंगे, लेकिन आप शायद ना हो। आप मीन्स पानी, तो पानी ऊपर आ रहा है। ये सेंट्रल सरकार की रिपोर्ट है, अच्छे साइन है सर। ये मान साहब, आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को हंसाने में निकाला आपने, और बड़ा मुश्किल काम है ये कि लोग हंसें। लेकिन उसके बाद आपको ये लगा कि अब मेरे को कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि आप कई चीजें देखते थे, आपने उसके बारे में पहले भी जिक्र किया कि आपको लगा कि कुछ बड़ा पंजाब में बदलाव चाहिए। मुख्यमंत्री की कोठी के सामने से जब भी आप गुजरते थे, आप जिसको कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, कि मैं यहां पर आऊंगा, इस कोठी में मैं आऊंगा, आप वहां पर गार्ड से जाकर बात करते थे कि यहां पर अंदर कौन रहते हैं, और आपको कुछ जवाब मिलते थे वहां पर। जरा बताएं उस बारे में कि ये जो मैनिफेस्टेशन वाली बात थी कि इस कोठी में मैं आऊंगा, बार बार जो आप चक्कर काट रहे थे वहां के, अब आप उस कोठी में हैं, कैसे हुआ ये? काम तो आज भी मैं लोगों को खुश करने का ही कर रहा हूं। जब भी महिलाओं को 1,000 रुपया, जब 1,500 रुपये की स्कीम, 10 लाख का हर परिवार का जीवन बीमा, सेहत का बीमा कर रहे हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। काम तो अभी भी खुश होने का ही कर रहा हूं। जब किसी टोल प्लाजे को बंद कर देते हैं, वहां से गुजरने वाले लोगों के पैसे बच जाते हैं, काम तो आज भी खुशी वाले कर रहा हूं। जब किसी को दिन में बिजली किसानों को मिलने लगी, पहले रात को 1:30 बजे जाते थे, तो मैंने कहा किसानों का दफ्तर 1:30 बजे क्यों लगे भी रात को, उनका भी तो दफ्तर है, दफ्तर उनका खेत है, तो वो भी 9 बजे जाएं और 5 बजे वापस आएं, तब भी वो खुश होते हैं। मुझे मेरे पास वीडियो आती है कि पहली बार जिंदगी में दोनों वक्त की रोटी जो है वो घर पे खाने लगे हैं। काम तो खुशी वाले कर रहा हूं। हाँ, विरोधियों के लिए ज्यादा खुशी नहीं है, उनको रुलाने का काम कर रहा हूं। उनको मैं देख रहा हूं, स्टेजों पर देखता हूं, मेरे पास वीडियो आ जाते हैं, कोई 12-5 हड़ताली कह रहा है, कोई कह रहा है मैं पता नहीं मेरी कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी, वो थोड़ा दिक्कत में है। लेकिन हाँ, उनके लिए भी 10 लाख का बीमा जो है उसमें मेंटल हेल्थ का भी इलाज है, वो भी हम करवाएंगे, उनको भी खुश करेंगे। बाकी आपने कहा कि देखो एक गोल चाहिए जिंदगी में। अगर आप मैं यहाँ पे बहुत सा यूथ बैठा है, शायद कोई बात अच्छी लगे उनको, कि 24 घंटे में एक खराब घड़ी भी 2 बार सही टाइम देती है। 12:05 पे आपकी घड़ी खराब हो गई,
एक बार दिन में, एक बार शाम रात में, तो आप उस घड़ी को गलत नहीं कह सकते। एक डेड चीज अगर 24 घंटे में सही हो सकती है 2 बार, तो हमारे सांस तो चल रहे हैं, तो हम तो ज्यादा बार सही हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए एफर्ट चाहिए, इसके लिए मेहनत चाहिए। अब्दुल कलाम जी ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो पंजाब को रंगला पंजाब देखने का सपना मुझे सोने नहीं देता था। मैं कैसेट सीडी मेरी रिलीज होती थी, लाखों में बिकती थी, हंसते थे लोग, लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं होती थी। मैंने कहा मैं हंसी कहां से निकालूं, जितनी देर चूल्हे में आग नहीं जल रही, जितनी देर घर की कबीलदारी जो है वो ट्रैक पे नहीं है, आप कैसे हंसोगे? हंसी भी तभी अच्छी लगती है ना चूल्हे में आग जल रही हो। अब पंजाब का मैं आसपास से इधर से सुनता था बुरा हाल, तो मैं कहता था यार कैसे, किस मुंह से मैं कैसेटें निकालूंगा, कैसेट सीडी निकाल के दुनिया से चला जाऊंगा तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी जब हमारे बाप दादा, जब हमारे चाचा नशे में, ड्रग्स में मर रहे थे तो भगवंत मान जी आप क्या कर रहे थे? तो मैं ये कहूंगा कि मैं सीडी निकाल रहा था हंसाने के लिए। मैं कुछ ना कुछ तो फिर समाज के लिए कुछ करना, समाज ने मुझे इतना कुछ दिया, मैंने समाज को वापस क्या दिया, ये मेरे मन पे बोझ था। तो इसीलिए फिर मैंने बना लिया कि ये काम तो राजनीति में जाके हो सकता है, क्योंकि डिसीजन सारे वहीं से होते हैं। राजनीति में ये जो रवैती पार्टियां, अकाली दल है, कांग्रेस है या बीजेपी है, मैं इनमें जाना नहीं चाहता था, इन्हीं की वजह से तो तंग थे। तो एक नई पार्टी बनी पीपीपी, मनप्रीत बादल ने बनाई, मैं उसमें गया, लेकिन वो भी कांग्रेस में विलय कर गया। तो फिर एक और नई पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, मैं उनके संपर्क में आया। तो मेरा मकसद मैं पहले ही बना चुका था। जब मैं आर्टिस्ट था, मैं मोहाली में रहता था, तो जब भी टाइम मिलता था इधर को गाड़ी आती थी। वैसे तो 10 सेक्टर के बाद ना आगे जाओगे तो नाके शुरू हो जाते हैं, आम बंदे को तो वहां जाने ही नहीं देते, पता नहीं आगे एलियन रहते हैं, है ना। तो ये 2 सेक्टर वाले कोठियां, 3 सेक्टर वाली कोठियां तो देखने नहीं देते आम लोगों को। लेकिन मैं चला जाता था, मुझे जानते थे वो, मैं गाड़ी में बैठा होता था, तो मैं सीएम हाउस के सामने गाड़ी रोक लेता था, वहां से बंदूकें तनी होती थी। मैंने कहा कौन है अंदर? कहते कोई नहीं है जी। मैंने कहा मुख्यमंत्री साहब? कहते वो तो सिसमा रहते हैं जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको अपना महल बना लिया था। मैंने कहा तुमने किस बात के लिए तानी हुई है फिर ये? कहते जी अब क्या करें, ड्यूटी है। मैंने कोई भी नहीं है? कहते नहीं। मैंने कहा अंदर साफ सफाई रखना, मैं आऊंगा यहाँ पे एक दिन। तो कहते जी आ जाओ जी, किसी की रखवाली तो करें, हम तो वैसे ही बैठे हैं। और 4-5 बार जब मैं आता था, वो सीधा उतर के मेरे साथ बातें करने लगते थे, सर कब आ रहे हो फिर? तो सोचा था 17 में, नहीं हो पाया। भगवान वो कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। तो 22 में फिर जब ओथ सेरेमनी हुई, उसके बाद जब ये घर खाली हुआ, जब मैं आया तो वही लड़के मुझे मिले मिठाई का डिब्बा लेके, कहते जी आप तो पहले ही आना चाहते थे यहाँ। तो मतलब ये कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई संयोग है। मेहनत करो, अपना गोल पहले फिक्स करो, फिर उस गोल के लिए, उस टारगेट के लिए मेहनत करो, दिल से मेहनत करो। किसी भी सक्सेसफुल आदमी की आप बायोग्राफी पढ़ लो, हार्ड वर्क जो है सबसे शॉर्टेस्ट वे है। वहां एक रातों रात मैं स्टार बन जाऊंगा, रातों रात मैं अमीर बन जाऊंगा, बन भी जाते हैं, फिर रातों रात खत्म भी हो जाते हैं। फिर तो जो मेहनत करके आता है, जो हार्ड वर्क है ना ज्योति जी, वो हमारे ब्रेन में ना, जो स्ट्रगल कहते हैं जिसको हम, वो स्ट्रगल हमारे ब्रेन में, दिमाग में एक सक्सेस को डाइजेस्ट करने की जगह बनाती है। जो आदमी मेहनत करके, स्ट्रगल करके सक्सेसफुल हुआ है, वो कभी भी उसका दिमाग खराब नहीं होगा, कभी भी वो अहंकार नहीं करेगा। जो आदमी को रातों रात फेम मिल जाता है, कोई तुक्का लग जाता है, वो आदमी का फिर हम कहते हैं ना यार, वो जब से यार स्टार बना है, वो बंदे को बंदा नहीं समझता यार, उसका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया क्या? सक्सेस सर से बाहर आने लगती है, सक्सेस के लिए जगह नहीं बनी होती, स्ट्रगल नहीं की होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं ना, सुखबीर बादल है और ये अपना प्रताप बाजवा पीपीएस में पढ़ा है, कोई बाईपीएस में पढ़ा है, मैं स्कूलों को कोई ऐसा दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये ऐसे ही हैं बस। मैं सरकारियन हूं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, और सरकारी स्कूल जो है ना, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा करते हैं।
सरकारी स्कूल सबसे बड़ा काम करता है, डिसीजन मेकिंग पावर आप में सरकारी स्कूल में पढ़ के आ सकती है। कैसे बताऊं? घर से स्कूल के लिए चले, रास्ते में यह फैसला करना होता है कि घर से तो निकल गए, स्कूल जाना है या ना। क्योंकि प्राइवेट में तो घर पे फोन आ जाता है, आपका बच्चा आज आया नहीं। सरकारी में कौन फोन करता है, आए आए बच्चा, ना आए ना आए। फिर क्लास में चले गए, वहां डिसीजन लेना पड़ता है, भागना आधी छुट्टी के समय है या पूरी छुट्टी के समय है। फिर सरकारी स्कूल में राजनीति भी सीखता है बंदा, अकेले भागें या 5-10 का ग्रुप बना लें, 5-10 साथ में लेके जाने हैं या कैसे करना है, किसके साथ मिलके खेलना है। फिर उसके बाद ये डिसीजन भी लेना पड़ता है, जो बाहर लड़ाई होगी वो किधर से वो भाग सकते हैं, अगर वो हम पर हावी हो गए हम किधर से भाग सकते हैं। तो कितने डिसीजन लेने देखो सरकारी स्कूल सिखाता है। प्राइवेट स्कूल में आपको पता है, जो हॉस्टल वाले स्कूल हैं, सुबह 7:10 पे टाई लगानी होती है, हर रोज टाई लगेगी। हर आपका मेन्यू पड़ा होता है जेल की तरह कि शुक्रवार को ये मिलेगा, मंगलवार को ये मिलेगा, बुधवार को ये मिलेगा, और एक लाइन में जाना है, एक लाइन में आ जाना है, और उसके बाद सो जाना है। इतने बजे आए नींद ना आए सो जाना है, बस आंखें बंद करनी है। मान साहब, तो लेकिन ये चीजें जो सीखी है ना, हाँ जी। तो ये टारगेट जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा कोई गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हरजोत बैंस जी ने ये इंश्योर कर दिया कि अब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में कोई खास फर्क रह नहीं गया है। लेवल आज की डेट में एजुकेशन का लेवल, पंजाब के सरकारी स्कूलों से बीच में बंक नहीं मार सकते अब आप। वो 1 अप्रैल से कर रहे हैं हम, वो अच्छे टाइम में निकल गए आप। 1 तारीख से परसों से हम ये लागू कर रहे हैं कि अगर सरकारी स्कूल का बच्चा ना आए तो उनके पेरेंट्स को मोबाइल फोन पे मैसेज आएगा। और एक और भी है उसमें, अगर कोई टीचर ना आए तो भी मापे को मैसेज आएगा पेरेंट्स को कि आज ये टीचर आया नहीं है। उसके बाद फिर देखेंगे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी की, उसकी टीचर की छुट्टी जो है वो प्रॉपर छुट्टी है या फरलो मारी है इसने। तो सब कुछ हमें क्योंकि पता है, इसीलिए लेवल हम चाहते हैं सरकारी स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन लेवल बिल्कुल सेम हो। ये लोगों की मर्जी पे हो कि वो प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा लें, सरकारी में पढ़ाना है सरकारी में पढ़ा लें, लेकिन उधर फीस होगी इधर फीस भी नहीं होगी। इसीलिए हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे आजकल जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट क्लियर कर रहे हैं। हजारों बच्चे क्लियर कर रहे हैं ये टेस्ट, आईआईटी क्लियर कर रहे हैं बच्चे हमारे। तो ये उस माहौल का फर्क है जी, उस माहौल का अंतर। मान साहब, पंजाब आज आपकी देखरेख में, आपकी सरकार की देखरेख में, आप यहां के टॉप बॉस हैं। आपके सामने एक पंजाब की हकीकत है जो पंजाब के लोगों को जो यहां पर रहते हैं उनको पता है, आपको पता है। एक पंजाब की परसेप्शन है जो पंजाब के बाहर है, भारत में। यहां ड्रग्स हैं, यहां पर खालिस्तानी मूवमेंट हो सकती है, यहां पर गैंगस्टरिज्म हो रहा है, यहां पे क्राइम बढ़ रहा है। इस परसेप्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे? कितनी इसमें हकीकत है, कितनी इसमें इमेजिनेशन है, कितना आपको लगता है कि सच है? क्या कर रहे हैं आप? अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पंजाब सबसे सेफेस्ट प्लेस है जी इस वक्त। आप यूपी का उसकी आबादी के मुताबिक, हरियाणा का, दिल्ली का, गुजरात का आप आंकड़े उठा के देखिए, चाहे वो ड्रग्स के हैं। 3-3 हजार किलो एक मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी जाती है ड्रग गुजरात में। अभी गुजरात में बहुत बड़ी समस्या है ड्रग्स की, गैंगस्टर्स की, मुंबई में, तमिलनाडु में। उसके मुकाबले पंजाब इज ए सेफेस्ट प्लेस। पर हाँ, क्योंकि आजकल मीडिया इतना आ गया कि हर चीज लाइमलाइट में आ जाती है। आप लोग भी तो दिखाते हो ना, सास बहू का झगड़ा भी आज दिखाते हो, सीसीटीवी की फुटेज ले लेते हो, घर की भी फुटेज आ जाती है, या किसी पड़ोसी की फुटेज ले लेते हो। ये देखिए सास को कैसे पटका है बहू ने, क्या कर रही है पंजाब पुलिस। आज पंजाब पुलिस सास बहू के झगड़े में कैसे आएगी यार? ठीक है ना, हम कोई जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। हमने युद्ध नशे विरुद्ध शुरू किया है। शरेआम बिकता था जो चिट्टा, वो बिल्कुल अब बिल्कुल गांव के गांव जो हैं, वो जो तस्कर थे वो भाग गए, वो ताला लगा हुआ उनके घरों पर। हमने उनकी प्रॉपर्टी सीज की, कई घरों पर पीला पंजा भी चला। उनकी प्रॉपर्टी जो थी उसको, किसी के घर पे आप 70 बिछा के आप अपनी 3 मंजिल की कोठी में कैसे रह सकते हो? तो स्कूल लेवल पे हमने जानकारी और शिक्षा और प्रेरणा देनी शुरू की है। अगली पीढ़ी स्पोर्ट्स की तरफ जा रही है। स्पोर्ट्स को बहुत हम 1790 करोड़ रुपया इस वक्त इसी बजट में
हमने 26-27 के बजट में 1790 करोड़ रुपया सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए रखा है, जो पहले कभी 200 करोड़ भी नहीं हुआ था पहले वाली सरकारों में। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि युद्ध नशे विरुद्ध आपने जरूर चलाया, लेकिन पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही। अमित शाह जी आके कहते हैं 2 साल में हम इसको ठीक करेंगे। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक टाइम लिमिट लगाई थी कि हम इसकी कमर तोड़ के रख देंगे, नहीं हुआ। आपको क्या चुनौती नजर आ रही है? अमित शाह को जी मैं बेनती करता हूं, अमित शाह जी अगर सुन रहे हो, गुजरात में ठीक कर लो, पहले गुजरात ठीक कर लो ना। 3000 किलो का अकेला मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी, आप कितनी पकड़ी? इतनी 15,000। अच्छा, एक और नई खबर दे देता हूं, गुजरात में पुलिस ने लिख के दिया है कि 2000 किलो ड्रग्स चूहे खा गए। मैंने कहा चूहे कहां हैं? फिर चूहे ही दिखा दो। कहते जी मर गए होंगे। मैंने कहा डेड बॉडियां दिखा दो उनकी। 2000 किलो ड्रग्स ही गायब कर दी भाई साहब, चूहों के नाम लगा दी गुजरात में। गुजरात का झूठा मॉडल बेच रहे हैं हमें। पेपर फूटा सपना टूटा, गुजरात का नारा है। बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, चलो जी पेपर कैंसल। मतलब अपने स्टेट को ठीक कर लें। पहले वो झूठा मॉडल बेच गए गुजरात का, इस बार नहीं चलेगा। पंजाब में सबको पता है कि कौन जिम्मेदार गैंगस्टर के लिए। अभी जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो कौन किस जेल में है? साबरमती जेल में, गुजरात में। और उनके लिए ये ऑर्डर कर रखा है कि इनको यहां से लेके नहीं जा सकती कोई पुलिस पूछताछ के लिए। इसके पास आओ, इनको मिलने के लिए जेल में आओ, जेल से बाहर नहीं जाएंगे ताकि कोई इनकाउंटर ना हो जाए या उनको कोई खतरा ना हो। किसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं वो? तो इसलिए पंजाब जो है कुर्बानियों की स्टेट है सर। नहीं, पर ये मत भूलिए, ये मत भूलिए। 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है। आज भी हमारे जवान जो हैं वो सीना तान के खड़े हैं। अगर गोली आती है दुश्मन के देश से, सबसे पहले पंजाबी सीने को पार करती है वो। इसीलिए ड्रग्स भी वहीं से आ रही है। हमने बहुत बार कहा सर ड्रोन जो है एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दो, नहीं लगाते। हमने अपने पैसे से लगाया एंटी ड्रोन सिस्टम। तो बॉर्डर के पार से आता है नशा, हम रोकते हैं। फिर भी अगर अमित शाह जी कहते हैं मैं 2 साल में बंद कर दूंगा, देखते हैं। अभी भी तो बीएसएफ देखती है ना, अभी बंद कर दे। बीएसएफ तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री के, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर आती है ना। तो ये चुनावी बातें हैं, बाद में वो ही कह देते हैं ये तो जुमला था। 15 लाख आ गया, पहले 15 लाख आ गया खाते में, जुमला था। 2 करोड़ नौकरियां दे दी, जुमला था। अच्छे दिन आ गए, उनके तो आ गए, हमारे नहीं आए, जुमला था। बाद में जुमला कह देते हैं सर जी। मान साहब, आप पंजाब के होम मिनिस्टर भी हैं। आप अगर ये बात कह रहे हैं कि गैंगस्टर जो हैं वो साबरमती जेल में हैं, पंजाब का जो गैंगस्टर राज चल रहा है वो वहां पर जो गैंगस्टर हैं उनके चलते चल रहा है, कुछ फॉरेन में है, उनको वहां पर प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार या कोई और, किसका नाम लेना चाह रहे हैं आप, कि जो इन गैंगस्टर्स को वहां रख रहे हैं और पंजाब में गैंगस्टरिज्म चला रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? 15-20 दिन पहले की बात है, पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और सिंगर बुला लिए सेंटर सरकार ने। कहते जी हमारा साथ दो इलेक्शन में। वो कहते कोई बात नहीं जी, हम तो सबके साझे हैं, आपकी समस्या हो तो बताइए। किसी ने कह दिया कि जी गैंगस्टर के फोन आते हैं हमें, फिरौती मांगते हैं। कहते अच्छा जी कोई बात नहीं, हल हो जाएगा। एक ने बीच में से कह दिया, कहते जी मुझे तो कोई फोन नहीं आया। उसको बोले आर यू श्योर? कहते हाँ जी। अगले दिन आ गया सर, अगले दिन फोन आ गया उसको। वो अलग बात हो गई। नहीं, अलग क्यों बात हो गई? नहीं, जब उनको पता चला कि इसको आया ही नहीं, अगले दिन आ गया। फिर वो तो नॉर्मल बात होगी ना। नहीं, पता ये नॉर्मल बात कैसे होगी? नहीं, उनको पता लग गया नहीं आया, कर दिया। पहले आपने ये कहा कि जो गैंगस्टर वहां पर हैं उनको स्पेशल सर कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, पुर्तगाल से पकड़ के लाते हैं, थाईलैंड से पकड़ के लाते हैं। तो आईपी एड्रेस तो ये इंटरपोल तो इनके पास ही है ना। हमने अगर कोई कनाडा में बैठे किसी जो उनका मास्टरमाइंड होता है वो कनाडा में बैठा है, पता चल जाता है, उसको बुला के कैसे लाना है यहाँ? तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी ना। इंटरपोल से कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाना है वही करेंगे ना, हेल्प कर दें। तो हम तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हम गए, हमने तो एंटी टास्क फोर्स बनाई हुई है गैंगस्टर के खिलाफ, और हम जो है अगर कोई किसी को प्रोटेक्शन भी चाहिए देते हैं। लेकिन ये काम जो है शूट, अभी क्या है, जो ड्रोन है, पहले ड्रोन में नशा आता था, अब ड्रोन में एक पिस्टल भी आता है, साथ में कैश मनी भी आती है। वो तो पाकिस्तान से आती है ना। तो पाकिस्तान में या इंग्लैंड में या कहीं भी बैठे हैं उनके जो आका हैं,
तो उनके लिए तो हमें फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी ना। हमारा 8,000 करोड़ आरडीएफ का नहीं दे रहे, हमारा जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे, कोई भी नई स्कीम शुरू करने हो कहते जी पंजाब सरकार खुद ही कर ले, नरेगा के भी मुकर गए अब तो कुछ तो स्टेटों को दो है ना। स्टेटों को अधिकार देते नहीं है, इलेक्शन में आके कहते हैं ये स्टेट सरकार में कमी है। अरे भाई काम करने के लिए पैसा दोगे तो काम करेंगे ना, फिर भी कर रहे हैं हम। केंद्र सरकार का यह कहना है कि हम पैसे देने को तैयार हैं, पैसे रेडी हैं, लेकिन आपकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, आप पैसा कैसे खर्च रहे हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारा कुछ रेडी होना चाहिए। अगर आपकी केंद्र सरकार में बातचीत है भाई साहब, अगर ये कहते हैं हमने तो विधानसभा में पास कर दिया कि आरडीएफ का पैसा सिर्फ मंडियों को जाने वाली सड़कों पर ही खर्च होगा, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नहीं किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में ही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह पैसा रुकवाया क्योंकि गलत इस्तेमाल कर लिया। हमने विधानसभा में पारित कर दिया बिल, हमने उनको थैंक्स का लेटर भी भेज दिया पीयूष गोयल को कि जी ये देखो हमें पार कर दिया, लो पैसा दो, 8,000 करोड़ हो गया। अगर आपको सेंट्रल सरकार ने ये बोला है काम ही करवा दीजिए सर, मेरा काम करवा दीजिए ना। जिसको आपने ये सवाल दिया होगा उसको जो मेरा जवाब भी दे देना। तो आपका कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारी तरफ से सब कुछ रेडी है, हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है ज्योति जी। सुप्रीम कोर्ट जाएगा क्या स्टेट सेंटर से पैसे लेने के लिए? बंगाल की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में है, यहां यही गवर्नमेंट क्यों सुप्रीम कोर्ट में है? क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार नहीं है। नॉन बीजेपी सरकारों को तंग करते हैं, राज्यपाल से तंग करवाते हैं। आप राज्यपाल को सुबह 4 बजे उठा के कहते हैं ओथ करवा दे, एक बार बाद में बंदे बाद में पूरे करेंगे। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये तो डेमोक्रेटर है, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया डिक्टेटर, डेमोक्रेटर। तो मतलब किसी की बात तो मानते नहीं है। इसका पैसा रोक लो, इसका पैसा रोक लो, इसका पैसा रोक लो, इसको काम मत करने दो, इसकी ये बदली कर दो, इसका डीजीपी बदल दो, इसका ये बदल दो। मतलब कहां है डेमोक्रेसी बताइए? ये तो हमने पंजाब के लोग ही ऐसे हैं, मेहनती लोग हैं और सच्चे लोग हैं, जो बात कहते हैं दिल पे वही जुबान पे होती है, तो बचे हुए हैं भाई साहब। लेकिन मान साहब वैसे ऑब्जेक्टिवली नीतीश कुमार को खा गए आज जी, देखा होगा आपने। जिसके साथ भी अलायंस करते हैं खत्म। चौटाला के साथ अलायंस किया खत्म, उद्धव ठाकरे के साथ किया अलायंस खत्म, शरद पवार के साथ किया खत्म। सिंधिया देखो, जो ग्वालियर का राजा कांग्रेस में, उसको बीजेपी में ले लिया, सारे जहाज बेच दिए, उसको एविएशन मिनिस्टर बना दिया। मैं उसके पास गया, जी मोहाली से फ्लाइटें शुरू करवा दो। वो कह रहे जी फ्लाइटों का काम तो मैं करवा नहीं सकता। मैंने कहा एविएशन मिनिस्टर का ऐसी चीज क्या है? कहते जहाज ही नहीं है कोई हमारे पास। तो मैंने कहा फिर तुम क्या करते हो यहाँ पे? कहता किसी एयरपोर्ट की कोई सीढ़ी खराब है वो ठीक करवा देंगे, कोई चाय या कॉफी की या किसी कंपनी की ठंडे की कोई मशीन चलवानी है वो निकलवा देंगे, ये काम है। ऐसे करते हैं खत्म। आज नीतीश कुमार खत्म कर दिया। कमाल है, मतलब 20 साल एक बंदा मुख्यमंत्री रहा हो, अचानक उसमें इच्छा जागती है कि मैं राज्यसभा का मेंबर बन जाऊं। कमाल है यार। उसको कहा गया कि भाई चलो शाबाश, बिस्तरा गोल है, आज इस्तीफा दे दिया, अभी बीजेपी का बन जाएगा मुख्यमंत्री वहां पे। चलो जी नीतीश भी निपटा दिया। ये तो ऐसे हैं भाई साहब, क्या यकीन करोगे इन पे? मान साहब लेकिन फिर भी पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारे प्रश्न बार बार उठाए जा रहे हैं। आप क्या बताएंगे कि पंजाब में क्या सिचुएशन है जो असल में, और उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या लगा लॉ एंड ऑर्डर, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे गैंगस्टर गुजरात से हो जैसा आप कह रहे हैं, चाहे बाहर से हो, जो भी हो, लेकिन पंजाब में अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारी पुलिस जो है बहुत सतर्क है। पंजाब पुलिस कैपेबल है, सारे मसले हल भी करते हैं हम। अगर कोई ऐसी घटना होती है, कई बार कोई पर्सनल गैंग वॉर भी होती है आपस में, ठीक है ना, उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे करके हम इसको खत्म करेंगे। हम किसी की पुश्तपनाही नहीं करते, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा नेता हो, चाहे हमारा हो। पिछले दिन हमारे वाले नेता की एक शिकायत आई थी, तो हमने उसके मंत्री पद भी छीन लिया, एफआईआर भी कर दी, गिरफ्तार कर लिया। हम ये काम करने नहीं आए थे ज्योति जी। हमने अपनी पार्टी इस काम के लिए नहीं बनाई थी कि वो भी ये करते थे हम भी ये करें। फिर फर्क क्या रह गया? हम तो अलग से हैं, हम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, हम सरबत का भला मांगने वाले लोग हैं। पंजाब के लोग नाम के नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला हजारों लाखों स्पीकरों में हर रोज उछला जाता है ये। तो हम तो पूरी दुनिया का भला मांगने वाले लोग हैं, ठीक हो जाएगा। अभी नए आए आंकड़ों में यह भी कहा गया कि पंजाब में जो कस्टोडियल डेथ है वो लगभग 14 के करीब हुई है, जो चौथे नंबर पर है। तो कस्टोडियल डेथ को लेकर भी आप इसके ऊपर कोई एक्शन कर रहे हैं? क्योंकि कस्टोडियल डेथ कई बार कस्टडी में होते हुए डेथ होना, देखो ये
आप जब आंकड़े निकालते हो ना तो साथ में गुजरात का भी निकाल लिया करो, साथ में यूपी का भी निकाल लिया करो। पंजाब पे इतने लाख का कर्जा है जी, तो यूपी पे कितना है जी, गुजरात पे कितना, देश पे कितना है, अमेरिका पे कितना कर्जा है इस वक्त, अमेरिका पे कई ट्रिलियन कर्जा है, 36 ट्रिलियन का कर्जा है, ठीक है ना। तो देखो अगर कोई स्टेट कर्जा नहीं लेगी इसका मतलब काम भी नहीं हो रहा। वो कह रहा ना, किसी ने कहा कि जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया। हम पुरानी सरकारों का कर्जा उतार भी रहे हैं, बिजली बोर्ड का कर्जा भी उतारा, बिजली बोर्ड को हमने गोविंदवाल का जो पावर प्लांट है वो खरीद के भी दिया, बिजली भी दिन में दी, खेतों में भी, और बिजली 90% घरों को भी फ्री की। तो इसका मतलब काम तो हो रहे हैं ना। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं कैलकुलेशन कर रहा था, आज पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। अगर आप उसकी ईएमआई बना दें जिसमें आपको वापस करना है पैसा, तो आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी लगभग 3000 करोड़ रुपए की। हमने क्यों तो करना है 3000 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। हर महीने क्यों वापस करें हम, कहां लिखा है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपकी ईएमआई इतनी बनती है, चाहे आप 1 साल बाद करें, और ये 30 साल की बात कर रहा हूं, 8% ब्याज पे। ज्योति जी, जिस दिन यूपी ने कर्जा उतार दिया, गुजरात ने उतार दिया, हम भी उतार देंगे। कर्जा तो तब है ना अगर वापस करेंगे। मतलब पे लगा अगर दिया, यूपी विकास उतारेगा पे तो आप लगा दिया, उतारेंगे। विकास पे लग रहा है, कर्जा, सड़कें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है। जिस दिन मोदी जी ने देश पे कर्जा उतार दिया, बीच में हमारा भी उतर जाएगा। मान साहब, एक क्वेश्चन मैं आपसे वैसे ये पूछना चाह रहा था, मान साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैं, ये कि पॉलिटिशियंस का एक बड़ा तरीका होता है जवाब देने का, उसको कहते हैं इंग्लिश में व्हाट अबाउट री। उसके बारे में क्या है, फिर इसके बारे में क्या है? अगर हमारे ऊपर कर्जा है, यूपी के ऊपर भी कर्जा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पंजाब के ऊपर कर्जा है उसका क्या किया जा सकता है? तो फिर हर काम के लिए नेहरू क्यों जिम्मेवार है? व्हाट अबाउट री? वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। दोनों गुजराती क्या कह रहे हैं? ये काम नेहरू ने खराब किया जी, ये काम तो नेहरू खराब कर गया था जी। ये अभी नरेगा वाली स्कीम है, 40% कहते स्टेट देगी, पहले 100% सेंटर देता था, अब 40% स्टेट देगी। कहते जी, हमने कहा जी 40% कहां से देगी? कहते जी नेहरू कर गया था जी। नेहरू, हर बात पे नेहरू। व्हाट अबाउट ही एंड व्हाट अबाउट देम? वो क्या कह रहे हैं? अब मुझे कहते हो आप दिल्ली की तरफ नजरें टिकाए हुए हो, वो अहमदाबाद से दिल्ली क्यों आए भी? फिर अहमदाबाद से चला लेते, पहले राज तो था उनका, अभी भी है। तो दिल्ली की तरफ हमारी नजर भी जाएगी, हमारी नजर में क्या काला मोतिया उतरा हुआ है? हम भी देखेंगे, लड़ाई तो करेंगे, लड़ेंगे इनके खिलाफ। मैंने तो ये बोल दिया था, प्रधानमंत्री जी का जवाब ही कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी कौन कौन से देश जाते हैं, हमारी विदेश नीति क्या है? सिंदूर के समय एक भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। अभी इतना घूमते हैं प्रधानमंत्री जी, अभी एलपीजी की क्यों शॉर्टेज आ गई भाई? इजराइल भी इनका दोस्त है, अमेरिका भी इनका दोस्त है, वो दोनों लड़ रहे हैं, ईरान भी दोस्त था, तीनों हमारे तो दोस्त थे ना। तो इनके दोस्तों ने बताया क्यों नहीं कि 1 महीने बाद जंग लगेगी, ये रास्ता बंद हो जाएगा, अपना स्टॉक पूरा कर लो। पता नहीं कौन कौन से, मैंने भी ज्योग्राफी तो पढ़ी है, भूगोल पढ़ी है हमने, नक्शा देखना हमें भी आता है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से देशों में जाते हैं, वो देश ही नहीं है। पपुआ गिनुआ, पपुआ चिचुआ, वहां गए हुए प्रधानमंत्री। अब चकनेशिया, जगलवेशिया, टिकुआ किनुआ, पता नहीं कहां, वहां का राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है। आप लोग भी बताते हो, राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है मोदी जी को वहां पपुआ गिनुआ का। आबादी कितनी है? 9500। मैंने कहा इतने लोग तो जेसीबी देखने आ जाते हैं यहां पे। अरे जहां 140 करोड़ रह रहे हैं वहां देखो क्या क्या दिक्कतें हैं, वहां पपुआ गिनुआ में क्या कर रहे हो भाई? मान साहब, जो अभी आपने नाम लिए, ये तो आपने वो वाला काम किया जो पहले आप करते थे, लोगों को हंसाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलो ऐसा करो, चलो ऐसा करो, अभी आप बताओ कौन कौन से देशों में जा चुके हैं वो। चलो मैं तो चलो हंसाने के लिए, आप रुलाने के लिए बताओ। नहीं देखो, अब आप मेरा जीके टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल ये पूछ रहा हूं कि जाखड़ जी ने ये कहा कि आपने खुद अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन पास की केंद्र के खिलाफ, और उसके बाद आपने कहा कि अब हमारा एलपीजी और पेट्रोल का सप्लाई जो है बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। तो आपने वो केंद्र के खिलाफ रेजोल्यूशन कौन सी पास किया हमने कि भी एलपीजी और गैस की शॉर्टेज को लेकर? नहीं, जाखड़ जी ने कहा हम कब किया विधानसभा में? हमने तो लास्ट जो नरेगा पास किया है। और एलपीजी का मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां बठिंडा की रिफाइनरी में एलपीजी बनती है, हमें पानीपत से भी आती है। ये चीज इनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं
उनको तो एक दिन पहले, जंग शुरू होने से एक दिन पहले इजरायली थे हमारे मोदी साहब, उनको क्यों नहीं बताया उनके दोस्तों ने कि आपका रास्ता बंद होगा, 2 महीने का पहले स्टॉक आप जमा करके रख लीजिए। अब कह रहे हैं 2 जहाज हो गए, 3 जहाज, शुक्र अभी आप नहीं गए, 1 जहाज पे तो आप भी आओगे सारे मीडिया वाले, ये चल पड़ा है जहाज यहाँ से, मैं पहुंच चुका हूं, अब यहाँ जहाज आने वाला है, अभी तक आप यहीं पे मुझे हरानी है, नहीं लेके आओ जहाज, लेके आओ। एक बात लेके आओ। एक बात तो मान साहब, ये बैठ गए होंगे, कितने बज गए? ये थोड़ा ज्यादा हो गया, 6 से ज्यादा टाइम हो गया, बस बैठ गए होंगे सारे। नहीं मान साहब, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है, चाइना के लिए भी प्रॉब्लम हो गई है, इंडिया के लिए भी मैं प्रॉब्लम है। कहता हूं जी, चाइना के लिए प्रॉब्लम होगी, आप इसकी ऐसा बता रहे हैं जैसे सिर्फ इंडिया को प्रॉब्लम आ गई है, सारी दुनिया को प्रॉब्लम आ गई है ये। तो ये थोड़ा आप जिसको कहते हैं ना, थोड़ा ज्योति ढूंढ के चीजें ढूंढ रहे हैं कि कहां मैं दिक्कत ढूंढूं। ज्योति जी, चाइना को दिक्कत आ सकती है, चाइना की अमेरिका के साथ नहीं बनती, ठीक है, चाइना को दिक्कत आ सकती है, पाकिस्तान को दिक्कत आ सकती है, पाकिस्तान की अमेरिका के साथ कैसे भी आ जाए, इजराइल के साथ। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे वाला जफ्फी डालता है और कहता है ये मेरा दोस्त है, उनके दोस्तों को मैं लांबा दे रहा हूं। देखिए मान साहब, वो प्रधानमंत्री हैं, वो चूज करेंगे किससे जफ्फी पानी है। इस वक्त अगर जयशंकर जी सुन रहे होंगे, वो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को बोलिए कि वो पंजाब के ऊपर फोकस करें, वो क्यों इंटरनेशनल अफेयर्स में घुस रहे हैं, वो क्यों ये बोल रहे हैं कि किसको जफ्फी पानी कहा जाए ना जाए, क्यों आप बोल रहे हैं सब कुछ, वो ये बोलेंगे। इंटरनेशनल अफेयर में मैं तभी घुस रहा हूं क्योंकि पंजाबी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, पंजाबी गल्फ कंट्रीज में भी पंजाबी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, अमेरिका, कनाडा, बहुत से पंजाब बाहर बसते हैं, उनकी दिक्कतें भी हैं। जयशंकर जी को लेके जाते हैं साथ में, विदेश मंत्री तो जयशंकर हैं, कभी गए हैं साथ में उनके, ये जाते हैं, जाके वहां मोदी मोदी करवा के वापस आ जाते हैं। यार कोई काम तो आया हो। सिंदूर के समय कौन से मुल्क ने हमारा साथ दिया, बता दीजिए। श्रीलंका से हमारी नहीं बनती, अगर पड़ोस की बात करें, बांग्लादेश से हमारी नहीं बनती, नेपाल से हमारी नहीं बनती, मालदीव से हमारी नहीं बनती, पाकिस्तान से हमारी नहीं बनती। और पाकिस्तान के साथ सिंदूर जो लड़ाई हुई, उसको बंद करने का सबसे पहला ट्वीट किसने किया? ट्रंप ने। आधे घंटे बाद हमारे यहां कहते हाँ ये बंद हो गई है। अभी हेडलाइन थी, न्यूज 18 की हेडलाइन थी कि अमेरिका के जो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने की भारत को 1 महीने की दी इजाजत। अरे भाई साहब, विश्व गुरु बन रहे थे, हम तो विश्व चेले बन गए हैं। अब वहां व्हाइट हाउस से चलेगा देश, तो विदेश नीति पता करने का हमें हक नहीं है क्या? मान साहब, मैं इंटरनेशनल अफेयर में नहीं घुस रहा, लेकिन जो घुस रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हमें फिर, इसीलिए तो हम पॉलिटिक्स में आए थे। अगर ये अच्छे निकल आते हमें क्या जरूरत थी? मैं आर्टिस्ट था, अरविंद केजरीवाल एक इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर थे, मनीष सिसोदिया पत्रकार थे, हम तो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। अगर ये अच्छे निकल आते तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। अगर इंटरनेशनल अफेयर ठीक नहीं होंगे तो हम भी तो पूछ सकते हैं। मान साहब, एक पंजाब में ना बार बार डिमांड उठती है कि पाकिस्तान की तरफ ट्रेड खोलना चाहिए, वाघा बॉर्डर की तरफ, अटारी बॉर्डर की तरफ से, ताकि पंजाब में जो है ट्रेड ज्यादा इंप्रूव होए और पाकिस्तान के जरिए आप सेंट्रल एशिया और जगहों पर भी पंजाब का ट्रेड लेकर जा सकते हैं। क्या आप इसके फेवर में हैं? क्या लगता है? पता क्या है, देखो एक बात तो मैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये लड़ाई झगड़ा होता है पहलगाम में, लड़ाई हमारे यहां लगती है क्योंकि 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है। उधर से कभी कोई ठंडी हवा का बुल्ला तो आया नहीं है। उधर से तो हमें बम आते हैं, ड्रोन आता है, हथियार आते हैं। तो अगर उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तार तो हमने लगाई हुई है, तार उनकी तरफ नहीं है, उन्होंने तार नहीं लगाई हुई, तार हमारी तरफ है, हमने लगाई हुई है, क्योंकि उनको क्या जरूरत है तार की? वो तो कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर उस ट्रेड के बहाने आतंकवाद साथ में आता है तो मैं इसके फेवर में नहीं हूं। हालांकि वो ट्रेड रूट अगर खुल जाए, सिल्क रूट बोलते हैं इसको, तो हमारा बहुत सा ड्राई पोर्ट बन जाएगा, अमृतसर एक ड्राई पोर्ट बन जाएगा, बहुत बड़ी एक बूस्ट आएगा इकोनॉमी में। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी भी तो एक चीज है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, बीएसएफ के साथ और भारत की फौज के साथ 40% पंजाब पुलिस मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब पंजाब जो पुलिस है ना, वो अकेले प्रदेश की पुलिस नहीं है, पूरे देश की पुलिस है वो। क्योंकि सारे जितने भी कोई बॉर्डर पार करते हैं, जहाँ इधर उधर से कुछ संदिग्ध चीजें पकड़ी जाती हैं, पहले पंजाब पुलिस के पास एफआईआर होती है ना, जो हमारे थाने हैं, लास्ट थाने हैं, जो ममदोट में है, करिंडा में है, बहुत से थाने पंजाब के लास्ट थाने जो है। तो
तो इसलिए हम तो पहले ही देश की नेशनल डिफेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उसके बहाने कुछ खुल गया, कुछ आ गया गलत मलत चीज, तो फिर दिक्कत हमारे पंजाब में होगी जी। क्योंकि हम बहुत बार उजड़ चुके हैं भाई साहब जी। पंजाबी 47 में उजड़े, फिर 84 में उजड़े, फिर जब भी कोई बाढ़ आती है तब उजड़ जाते हैं वो गांव, फिर जब कोई लड़ाई का माहौल बन जाता है तब उजड़ जाते हैं। उन गांवों को पहले इवैक्यूएट करते हैं ना, जो निकलो बाहर लड़ाई जी। लगेगी, तो वो लोग कहते हैं यार कभी तो बसा दो हमें, तो हम शांति से रहना चाहते हैं। जी मान साहब, आपने बताया कि कई अलग अलग जगहों से लोग आए, आम आदमी पार्टी की विचारधारा थी, उसको लेकर आए कि हम एक साफ सुथरी सरकार देंगे। पंजाब में अभी पीछे लालजीत भुल्लर का केस हुआ, पठान माजरा का केस हुआ, उससे पहले भी कई केस हुए। आपने जरूर कार्रवाई की, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई, और शायद आपकी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें इस लेवल पर कार्रवाई हुई जो हुई, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो अंदर थी। कुछ चीजें बाहर नजर आई, कुछ चीजें शायद आज भी दबी हुई होंगी अंदर, शायद कुछ और नहीं, नजर आ मैं जाएगा आने वाले बिल्कुल महीनों में। सहमत हूं तो आपकी। क्या आपको भी थोड़ा सा ठेस पहुंचा इससे कि ये क्या हुआ? नहीं, ये मैं क्या देखा आपकी मैंने? बात से सहमत हूं। देखो, हम पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हमारे में भी कुछ ऐसे बंदे आ गए होंगे जो शायद लाइन छोटी देख के आ गए होंगे कि इधर लाइन छोटी है, मेरी बारी जल्दी आ जाएगी। फिर उन्होंने कोशिश की कि हम वही काम करें जो पहले, जो दिमाग में था, जब पहले पॉलिटिक्स में चलता था। हमने इमीडिएट कार्रवाई की, हमने अपने मिनिस्टर्स को भी हटाया कईयों को, और जब भी हमें पता चला तो हमने कोई उनकी पुष्टपनाही नहीं की, कोई उनके फेवर में काम नहीं किया कि नहीं। हम वो नहीं है कि पहले तो इल्जाम लगा दो 17,000 करोड़ के घोटाले का और 10 दिन के बाद डिप्टी सीएम बना दो, फिर कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल गया वो। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो, मतलब जो गालियां देते थे वो भी सारे अब बीजेपी में है, अब कांग्रेस है। मैंने कांग्रेस से हिसाब लेना है पिछले 5 साल का, 17 से 22 तक का। किससे लूं भाई साहब हिसाब? सारे तो घर छोड़ के चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि 5 साल के मुख्यमंत्री थे, 2002 के 2 से 7 तक और 17 से 22 तक, 10 साल के मुख्यमंत्री वो हैं। कुछ फैसले उस समय भी गलत हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह से हिसाब लेना चाहता हूं, कहां चले गए? बीजेपी में। सुनील जाखड़ से हिसाब लेना चाहता हूं, पार्टी के प्रधान थे, कहां चले गए? बीजेपी में। फतेह जंग बाजवा जो प्रताप बाजवा के भाई हैं, कहां चले गए? बीजेपी में। मनप्रीत बादल फाइनेंस मिनिस्टर थे, हिसाब लेना है खजाने का, कहां चले गए? बीजेपी में। तो मतलब बिट्टू, रवनीत बिट्टू एमपी थे 3 बार के, 2 बार यहां से, 1 बार लुधियाना से, कहां चले गए? बीजेपी में। तो फिर हिसाब कहां से लेंगे सर? ये अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी चले जाते हैं कि हमारी फाइलें ना खुल जाएं। नहीं, आपने कार्रवाई की काफी सारी। पंजाब में इस वक्त जो एक बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है कि आपने ये जो 1000 रुपए की स्कीम जो शुरू की है महिलाओं के लिए, 1500 रुपए SC ST से अगर वो होंगे, आखिरी साल में आपने शुरू किया, इसका एक बहुत बड़ा बोझा पंजाब के ऊपर पड़ने वाला है। 300 यूनिट फ्री बिजली आप दे रहे हैं, अब ये वाली स्कीम उसके ऊपर ऐड कर दी, 4 लाख करोड़ का कर्जा है। आपसे सवाल बार बार पूछा जाता है, पैसे कहां से आएंगे? अगली सरकार अगर आपकी बनी तो पैसे कहां से लेकर आएंगे? और कर्जा होगा। पंजाब पैसे बनाने कब शुरू करेगा, या कि हम उधार ही चुकाते रहेंगे? ये लोगों का पूछना है, ऑपोजिशन का पूछना। भाई साहब, अगर मंत्रियों का इलाज फ्री है, एक्स MLA का सारा इलाज जिंदगी का फ्री है, चाहे वो 5 दिन MLA रह ले, मुख्यमंत्री का इलाज फ्री है, तो फिर आम जनता का इलाज क्यों नहीं फ्री होना चाहिए? क्या ये इनको मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए, जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए रखा हुआ? आपकी स्कीम और केंद्र की स्कीम में क्या फर्क है? मैं पैसे पब्लिक से ही लेता हूं, पब्लिक को ही देता हूं, ठीक है ना। आप कह रहे हैं आखिरी साल याद आया महिलाओं का, तो पहले 15 लाख आ गया बीजेपी वाला, मैंने कहा पहले इनको खर्चने दो। फिर उसके बाद कैप्टन ने सोच चक्की, कर नौकरी पक्की, नौकरियां मिल गई। मैंने कहा अभी तो नौकरी कर रहे हैं, रिटायर होने दो। उसके बाद सुखबीर बादल वाले ट्रक आ गए जो दिल्ली से नोटों के भर के आने थे। फिर मैंने कहा अब चलो थोड़ा कमी हो गई है पैसे की, अब मैं दे देता हूं। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं यार? ये 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी मोदी जी ने, अब कह रहे हैं पकौड़े तलो, पकौड़े तलना भी रोजगार है। भाई साहब, मतलब कोई हर वादे को कह रहे हैं जुमला निकला। लैपटॉप बांटने थे, कहां गए लैपटॉप? अभी सुखबीर बादल क्या कह रहा है मैनिफेस्टो में? मैं ताश में सीप खेलने वालों में जो फर्स्ट गांव आएगा उसको 10 लाख दूंगा। ले बताइए भाई साहब, मैं पंजाब के नौजवानों को भैंसें दूंगा। हमें गोबर भी रखना, मतलब गोबर से बाहर मत निकालना हमको। मेरी सरकार जब आएगी, जहां मर्जी कुंडी लगा लिया करो, बिजली चोरी करो, आराम से करो, बड़े बाल सब कह गए चोरी कर लो। अरे हद है यार, ये विजन है? ये विजन है क्या? ये रोड मैप है उनका?
वो तो बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, अब फिर कहोगे स्कूलों पे आ गया। स्कूलों में ये तो सीख लेते कि लोगों को चाहिए क्या। वो तो अपने पिता को पिता समान बोल जाते हैं, मेरे पिता समान है, वो कहता मैं समान नहीं हूं यार, पिता ही हूं, है ना। मान साहब कुछ चीजें आपसे मैं जल्दी जल्दी पूछ लूं कि तो एक मिनट मुझे जवाब देने दो। जी, जी। इकराम, पब्लिक पैसा देती है, मैं उसी पैसे को वापस देता हूं। जब ये पब्लिक को यकीन हो जाता है ना किसी सरकार पर कि जो हम टैक्स देते हैं, देखो आप लोग तो 24 घंटे टैक्स देते हो भाई। सुबह उठते हो, माचिस की तीली जलाई या लाइटर जलाया, टैक्स है। लाइटर खरीदने जाओगे या तीली खरीदने जाओगे, टैक्स है। गैस का चूल्हा है, गैस पे टैक्स है। चाय बनाने के लिए पत्ती डाल ली, टैक्स है। बल्कि ये पानी भी, शहर में तो पानी पर भी टैक्स है। उसके बाद आपने चीनी डाली, टैक्स है। दूध डाला, टैक्स है। चलो पराठा बनाया आलू का, आलू पे भी टैक्स है, आटे पे भी टैक्स है। उसके बाद फोन किया कि बुआ के यहां जाके आना है, फोन करोगे, टैक्स है। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, टैक्स है। घर पे आए, फिर मोटरसाइकिल पे टैक्स है। शाम को रोटी खाने के बाद सोने लगते हो तो चलते हो, आप कोई टैक्स नहीं है। जब सो जाते हो, क्यों नहीं टैक्स भाई, ऊपर पंखा चल रहा है, बिजली पे टैक्स है। आप तो 24 घंटे पे टैक्स देते हैं। वो टैक्स का पैसा अगर मैं लीकेज रोक के पब्लिक में, स्कूलों के रूप में, स्कूल ऑफ एमिनेंस, सड़कें, आम आदमी क्लिनिक, बड़े बढ़िया अस्पताल, 1 लाख 10 लाख रुपए तक का सेहत का बीमा, 1,000-1,500 पर महिला अगर मैं दे रहा हूं तो इसमें किसी को आपत्ति क्या है। इसको फ्री भी क्यों बोला जाता है, फ्री की रेवड़ियां, मतलब ये इसको कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं फ्री की रेवड़ियां। तो जो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था। मान साहब कुछ आपसे चीजें मैं फटाफट पूछना चाहूंगा। कुछ महीने रह गए, पंजाब के चुनाव आने वाले हैं। अब मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आपका कांग्रेस के बारे में क्या कहना है या अकाली दल या बीजेपी के बारे में, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब अगली बार आप कॉन्टेस्ट करेंगे, क्या आप मुख्यमंत्री चेहरा होंगे आम आदमी पार्टी के? बड़ी खबर पूछी आपने, बताइए। आपको बस यही 1 साल तो आपका यही चलेगा ना, कौन है इसका चेहरा, कौन बताइए। बनेगा चेहरा। बताइए। एक बार पहले इसको कहा जाता था आप सरकार, आज कहा जाता है मान सरकार, तो बताइए। वैसे आप छोटी सी बात से अंदाजा लगा लेते हो ना, बात में से बात नहीं। इस बात का मतलब है कि ये हो सकता है। अब आपको हर स्कीम बान सरकार, या आपके भी यहाँ पर अब हाईकमांड शानदार है, 4 साल भगवंत मान या देना, आपके भी यहाँ पर हाई कमांड है अब, है जी। या आपके भी यहाँ हाई कमांड है डिसीजन होने से हाईकमांड तो पहले? हर एक पार्टी में होती है। पार्टी शुड बी लाइक मिलिट्री, मिलिट्री में डिसिप्लिन होता है, डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास है। हाँ, मुझे इतना यकीन है, मैं मेहनत इतनी कर रहा हूं कि हाई कमांड जो है वो मेरा नाम सबसे पहले विचारेगी। मेहनत है। मान साहब एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि पंजाब में एक वीआईपी कल्चर बन गया है जो आप जिसके बहुत खिलाफ थे, कि सिक्योरिटी कितनी लेकर जाई जा रही है, प्रोटेक्शन कैसे है, क्या नहीं है। क्या आप वीआईपी कल्चर के फेवर में है या वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट है कि नहीं होना चाहिए, आम आदमी को आम आदमी की तरह ही होना चाहिए? देखो, 2 किस्म का वीआईपी कल्चर है। एक तो आप टॉर के लिए, शान के लिए लेके जाते हो कि मेरा स्टेटस सिंबल है ना, कि मेरे साथ इतने बंदे चलते हैं। एक आप सचमुच में ऐसे माहौल में काम कर रहे हो जहां पंजाब के 3 मुख्यमंत्रियों का असैसिनेशन हुआ है। तो ये प्रोटोकॉल से मैं खुद भी दुखी हूं। वो कहीं नहीं जाने देते, इधर उधर कहीं नहीं जाने देते। मैं पहले फ्री बर्ड था, मैं घूमता था, कहीं भी चले जाते थे, खाना खा लो या कहीं जा, चलो ऑटोग्राफ ले लेते थे लोग, फोटो खिंचवा लेते थे। लेकिन अब मैं वहां भी नहीं जा सकता हूं। लेकिन मैंने कोई ऐसा गलत काम भी नहीं किया कि मुझे कोई इतनी थ्रेट हो। लेकिन फिर भी मैं आजकल जब मैं गाड़ी में जाता हूं, आजकल क्या, जब आप भी खबर करते हैं, कहीं पे कोई बंदे खड़े हैं, मैं रुक जाता हूं। उनका मांग पत्र होता है, या कोई माँ ने मिलना है, किसी बहन ने मिलना है, किसी एक बंदे ने निजी अपना को काम भी किया, मैं रुक जाता हूं। लेकिन मैंने ये कहा हुआ है, जो भी जितनी भी सिक्योरिटी है, कि लोगों को धक्के नहीं मारने, लोगों को तंग नहीं करना। जैसे कल मैच है, क्रिकेट का मैच है पंजाब 11 का, कल गुजरात से मैच है। अभी वो आए थे घर पे इनविटेशन देने के लिए, किंग्स 11 के जो प्रबंधक हैं। मैंने उनको कहा, यार एक बात तो दिक्कत होती है मुझे मोहाली में मैच देखने में, न्यू चंडीगढ़ में, कि मतलब दर्शकों को बहुत मतलब दिक्कत आने लगती है जब मैं जाना है, तो पहले ही वो फ्रिस्किंग शुरू कर देते हैं, यहाँ से पैदल चल के जाओ, आगे से गाड़ी नहीं जाएगी। मैंने कहा कोई ऐसा जाता रूट बना लो कि मैं अलग से चला जाऊं किसी और गेट से, और कहो तो मैं 1 घंटा पहले आ जाऊंगा, कहो तो मैं आधा घंटा लेट आ जाऊंगा। तो फिर मैं दर्शकों को तंग नहीं करना चाहता, जिनकी वजह से मैच चल रहे हैं, जिनकी वजह से। तो मैं कोशिश है कि आम पब्लिक को सिक्योरिटी का कोई आपने खमियाजा ना भुगतना पड़े। आपने मैच की बात की, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की,
पंजाब में पहली बार होने वाली है, पाकिस्तान को बुलाएंगे आप? हाँ जी, उसमें पहली बार पंजाब को मेजबानी मिली है एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की। उसमें एशिया खेल जो होंगे सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर 4 को लास्ट डेट है, तो फाइनल मैच वहां पे 4 को शायद हो जाए या 3 को। तो जो टॉप की 6 टीमें उस एशियन गेम्स में आएंगी वो ऑटोमेटिकली चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। तो एशिया की टीमें जो हैं उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, जापान है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। तो मुझे लगता है कि टॉप की 6 टीमों में पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम है पाकिस्तान की, तो आएंगे तो टॉप 6 जो क्वालिफाई करेंगे वो यहां पे खेलेंगे। जलंधर और मोहाली में मैच होंगे। जब हम बात कर रहे थे कि जब आपका पहला इंटरव्यू यहां पर लिया था, जब आप नए मुख्यमंत्री बने थे, उस दिन एक चीज और हुई थी। मैंने आपसे एक, जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं आपकी पर्सनल लाइफ भी पब्लिक के सामने आ जाती है, मैंने आपसे पूछा था कि आपकी वाइफ क्या सोचती हैं उसके बारे में, तो आपने उनकी बात बताई थी। अगले दिन ही हमारे को यह भी खबर आई थी कि आपकी शादी होने वाली है। अभी आपने 2 दिन पहले आपकी बेटी 2 साल की हुई, आपने उसका भी जन्मदिन मनाया। क्या आपको टाइम मिल जाता है फैमिली के साथ? अब जितना बिजी अब आप हो गए हैं, जितने काम अब आपको करने पड़ रहे हैं? पिछली बार पिछले जन्मदिन पे नहीं मिला था, लोहड़ी पे भी नहीं मिला था। स्टेट में पहले पिछली तो बार बाढ़ आ गई थी, तो उसके बाद कुछ और दिक्कतें थी, किसान यूनियन का धरना चल रहा था। तो कई बार ऐसे स्टेट अगर किसी संकट से गुजर रही हो तो खुशी के फंक्शन अच्छे नहीं लगते। स्टेट का हेड खुशी मनाए और पब्लिक संकट में हो। वो नेल्सन मंडेला को किसी ने पूछा था कि लोग आपको लीडर कब मानते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब खुशी का मौका हो किसी स्टेट के लिए, किसी कौम के लिए, तो लेट देम एंजॉय। खुद पीछे हो जाओ, लोगों को आगे करो, उनको एंजॉय करने दो। और जब कोई संकट आ जाए तो आगे लगो और उनको कहो कि मेरे पीछे आ जाओ, हम इस संकट का सामना करेंगे, तो लोग आपको नेता मान लेते हैं। लेकिन अगर कौम पे कोई संकट है, मैं खुशी मना रहा हूं, अच्छा नहीं लगता। अगर खुशी का मौका है, पब्लिक को पहले मौका दो। तो इस बार हम ने बच्ची का दूसरा जन्मदिन, बेटियों का आमतौर पे जन्मदिन लोहड़ी मनाते नहीं थे, तो अभी बहुत अच्छी रीत ये हुई है कि पंजाब के नाम ये भी एक लग गया था कलंक जन्म से पहले बच्चियों को मारने का। तो अभी हमारी बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, जज बन रही हैं। अभी टॉप 20 को बुलाया मैं, 10वीं और 12वीं की टॉप 20 जो मेरिट में आए, टॉप 20 बच्चे, उनमें से 19 लड़कियां थी, 19 लड़कियां थी। एक जब लड़का आया तो मैंने उसको जफ्फी भी मैं लिया, मैंने कहा शुक्र है बरादरी का नाम रख लिया आपने, ठीक है ना। तो पढ़ने में सबसे आगे हैं, तो अगर इनके बिना घर नहीं चल सकते, अगर इनके बिना चूल्हे नहीं चल सकते, तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकते। ठीक बात। मतलब आप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, आप कॉमेडियन रहे हैं, लेकिन आप कलाकार हैं और आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। पंजाब के लिए क्या सुनाकर जाएंगे आज आप हमें? मैं तो यही कहूंगा कि वो गाकर सुनाएंगे। वो प्रोफेसर मोहन सिंह ने लिखा है, भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा। अगर भारत एक अंगूठी है तो हीरे का नग जो है वो पंजाब है, और नग के बिना अंगूठी सजती नहीं है। इस नग की थोड़ी चमक फीकी हो गई थी पिछले दिनों, लेकिन उसको चमकाना है और हीरे की तरह चमकाना है, और पंजाब रंगला पंजाब बनाना है। मेरे पंजाब दियां कोई रीसा नहीं कर सकता। ये धरती बड़ी वरदान वाली है, ये धरती गुरुआं पीरां शहीदां दी है। मैं तो यही कहूंगा कि जे मैं दोबारा जन्म लेके आवां तो मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। मान साहब, न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मुलाकात फिर करेंगे। थैंक यू ज्योति भाई, थैंक यू।